नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो विज्ञान विषय है उसमें जो भी टॉपिक है उनके अनुसार हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो देखा था वीडियो, वो आपको टॉपिक जो था किशोरावस्था विकलांगता वाला, ये पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। और इससे पहले के सभी टॉपिक कंप्लीट प्लेलिस्ट साइंस की जूनियर सुपर टेट और पेट नाम से बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आज हम बढ़ेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र। ये वाला जो आप टॉपिक देख पा रहे हैं, यही टॉपिक हम आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। जो यहाँ पर आप हेडिंग भी देख पा रहे हैं। इस टोटल टॉपिक में जो प्रश्नों की संख्या है वो आपकी है 73। तो इसे हम टोटल दो पार्ट में देखेंगे। आज के पहले पार्ट में हम कुल मिलाकर 35 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। टॉपिक है भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि संचारी रोग होते क्या हैं। संचार मतलब क्या होता है? किसी चीज को फैलाने के संबंधित। तो संचारी रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे संपर्क या परोक्ष रूप से भोजन, पानी, हवा, अलग अलग तरीकों से स्थानांतरित ट्रांसफर जो है वो होते हैं। संचारी रोग को ही हम संक्रामक रोगों के रूप में भी जो है वो देखते हैं। बताना आपको है इनमें से कौन से समुच्चय जो है वो संचारी रोगों को निरूपित करता है। और चार ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले अगर बात करें आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इनमें आते कौन कौन से हैं? तो जैसे कि मियादी बुखार, जिसे हम कहते हैं टाइफाइड, दूसरा हो जाएगा स्वाइन फ्लू, तीसरा हो जाएगा मलेरिया और चौथा हो जाएगा पोलियो। तो ये सभी संचारी रोगों को निरूपित करते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका एक ये भी होता है, जिससे टाइफाइड आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो ये किसके माध्यम से फैलता है? तो दूषित भोजन और पानी के माध्यम से जो है वो फैलता है। टाइफाइड में बहुत तेज बुखार जो है वो आता है, यानी कि लक्षण से संबंधित भी प्रश्न आपसे जो है पूछा जा सकता है। और किससे होता है आपका टाइफाइड? तो ये टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, जिसको हम एंटेरिका, यानी पूरा नाम है उसका साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी, शॉर्ट में हम इसे साल्मोनेला टाइफी करके बोलते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, उसके माध्यम से होता है। ऐसे बेसिक चीजें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। जैसे मलेरिया के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से जो है रोग होता है। अगला देखते हैं आपका दूसरा नंबर प्रश्न की संक्रामक रोग हैजा होने का कारण क्या है। जैसे मैंने अभी आपको टाइफाइड के बारे में बताया, ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने हैजा का जो है वो पूछ लिया है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से आंसर की बात करते हैं। और हैजा जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है, तो नाम है विसूचिका। तो उस नाम से भी जाना जाता है और आम बोलचाल में हम हैजा ही कहते हैं। आंसर की बात करें तो डी वाला ऑप्शन विब्रियो कॉलरी जो है वो सही हो जाएगा। ये आपका एक संक्रामक आत्रशोथ होता है, जो कि विब्रियो जो कॉलरी है एक प्रकार का जीवाणु, इसके कारण जो है वो होता है। और ये भी जो फैलने का माध्यम होता है वो दूषित भोजन या पानी होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जैसे कहीं आप जा रहे हैं, वो खुली जगह पर पानी रखा है, तो उस पर ध्यान रखिए कि इस टाइप से अगर पानी साफ नहीं है तो अपने घर में आकर पीजिए। तो इसलिए ध्यान रखिए। विब्रियो कॉलरी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। गलत मिलान को आपको यहाँ पर जो है वो पहचानना है। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो मिलान सही नहीं है। निद्रा रोग से संबंधित आपका पहले आ चुका है प्रश्न, तो आपको ये तो पता है कि निद्रा रोग जो है वो ट्रिपैनोसोमा के कारण ही जो है वो होता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। अमीबी पेचिस एंट अमीबा, पूरा नाम है इसका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बहुत बार मैंने रिपीट किया है ये। तो बी वाला भी बिल्कुल सही है। छोटी माता या जो चिकन पॉक्स है वो जीवाणु से होती है, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो आपका वायरस यानी कि विषाणु से जो है वो फैलने वाला एक संक्रामक बीमारी जो है वो होती है। और वायरस का नाम क्या है? तो वायरस का नाम है वेरिसेल्ला। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, वेरिसेल्ला जोस्टर वायरस। इससे फैलने वाली संक्रामक बीमारी होती है। कई लोग ऐसा भी बताते हैं कि जीवन में एक ना एक बार छोटी माता जो है नॉर्मली सबको हो ही जाती है, पर ऐसा है नहीं, बहुत लोगों को अभी तक नहीं हुआ होगा। अगला है विषाणु जनित रोग, इनमें से बताना है। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये तो आपको रोग एकदम रटे होने चाहिए।
एक ना एक प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है। चार ऑप्शन में बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। चारों पर मैंने एक ट्रिक बहुत पहले बनाई थी, जीके वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ नाम से, उनसे होने वाले कौन कौन से रोग हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो अभी मैंने बताया एक रोग जो था छोटी माता, वो मैंने बताया विषाणु से होता है, तो बाकी देखिए किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है अगर ना भी आपको बताओ तो छोटी माता वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि पोलियो तो बहुत पूछा जाता है, विषाणु से ही होता है। तो ये भी जो है वो ध्यान रखिएगा कि पोलियो जो है आपका एक विषाणु से होता है। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में रोग और जो कारक है युग्म, उनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आलू का जो वार्ट रोग है वो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम इससे संबंधित है। प्रश्न में ये जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं जो है वो पूछा गया है, गलत छाटिए इनमें से। देखिए हैजा तो मैंने आपको बताया ही था अभी कि विब्रियो कॉलरी के थ्रू होता है, तो बी वाला तो आपका बिल्कुल सही है, प्रश्न में आपको नहीं पूछा गया है। और पहला वाला भी आपका बिल्कुल सही है। सी कह रहा है पोलियो जो है वो कॉक्सिलिया बनेंटी से होता है, ये वाला ऑप्शन सी वाला जो है वो गलत है। और चौथा क्षय रोग जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, डी वाला भी सही है। आंसर आपका जो है वो सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में आपको सही नहीं है जो है वो छाटा ना था। पोलियो के बारे में अगर थोड़ा बहुत और बात करें तो पोलियो रोग जो है वो जो उसका जो विषाणु होता है वो मुंह या नाक के रास्ते से शरीर में प्रवेश करता है। आंत जो होती है उसमें आश्रय लेने के बाद ये क्या करता है, रक्त जो प्रवाह होता है मनुष्य का उसमें जो है आ जाता है। इससे में फिर सिर दर्द होने लगता है, ज्वर आता है, ये सब लक्षण जो है वो प्रकट होने लगते हैं। इसका जो विषाणु होता है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है उसमें पहुंचकर जो तंत्रिका ऊतक होते हैं उनको धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। फिर परिणाम ये होता है कि मस्तिष्क जो पेशियां होती हैं जो कार्य करने का निर्देश देती हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं तो मस्तिष्क निर्देश देते हैं, तो उन्हें तंत्रिकाएं यानी जो वो तंत्रिकाएं होती हैं उन्हें क्या करता है, धीरे धीरे वो पहुंचाने में अक्षम करने लगता है, नहीं पहुंचती हैं, और जो पैर वगैरह होते हैं उनमें पक्षाघात हो जाता है। ये पूरा प्रोसीजर होता है, इसके लिए वैक्सीन वगैरह भी आती है। छठा प्रश्न है प्रतिजैविक किसके उपचार में प्रभावी हैं, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, डेंगू बुखार या फिर हैजा। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। प्रतिजैविक हम कहते हैं एंटीबायोटिक, बहुत बार होता है ना कि जैसे हल्का फुल्का बुखार आ जाता है तो हम एंटीबायोटिक कोई दवा ले लेते हैं, ठीक हो जाता है। तो पूछा ही गया है प्रतिजैविक किसके उपचार में प्रभावी है, तो चार ऑप्शन में आंसर की बात करते हैं, आपका हैजा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि पोलियो जो है उसका कारण क्या है। चार ऑप्शन प्रोटोजोआ, फफूंद, विषाणु या बैक्टीरिया। अभी प्रश्न ऊपर आया था, आसानी से आप टिक लगा लेंगे, तो बिल्कुल आपका विषाणु सही हो जाएगा। विषाणु या वायरस जो है यही पोलियो का कारण होता है। आठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो वायरस द्वारा मनुष्य जो है उसको होने वाले रोगों के समूह को जो है वो दर्शाता है। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कि कौन सा इसमें से ऐसा विकल्प है जो वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को जो है वो दर्शाता है। खसरा, टाइफाइड, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, इसी प्रकार अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि खसरा, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस ए, ये वाला आपका जो समूह है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न हुआ कि निम्नलिखित में से जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह जो है आपको छांटना है। तो छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, इस टाइप से ऑप्शन दे रखा है। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन भी दे रखा है और आंसर आपका इन्हीं दोनों में से है, सी डी ऑप्शन दोनों ही आपके जो है वो सही नहीं है। देखिए दो ऑप्शन तो कट गए, बताइए ए या बी में से कौन सा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह है। छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो में अगर आपने ध्यान दिया होगा मेरी बात को, तो स्टार्टिंग में मैंने छोटी माता के बारे में बता दिया था, ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये तो आपका जीवाणु से नहीं विषाणु से होता है। तो ए ऑप्शन जब कट जाएगा तो बचा बी वाला ऑप्शन, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तपेदिक, जिसे हम कहेंगे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और मियादी बुखार टाइफाइड जो है, ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोगों के समूह में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। अच्छा प्रश्न है, तो बताइए कालरा रोग जो है वो होता है, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो जो है वो बनता ही है। बताइए बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, कीटों के द्वारा या टॉक्सिन के द्वारा जो कॉलरा रोग होता है वो किसके द्वारा जो है वो होता है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन
बैक्टीरिया जो है वो सही हो जाएगा। अभी कॉलरा से रिलेटेड एक प्रश्न ऊपर आया भी था, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि कॉलरा रोग को ही हम हैजा कहते हैं। हैजा को ही हम विसूचिका भी कहते हैं। ये सब मैंने नाम ऊपर बताए थे, तो ये आपका ध्यान रखिएगा। और बाकी ये सारी चीजें तो मैंने बताई थी कि फैलता किससे है, पानी से फैलता है। ये भी आपको पता होना चाहिए इसमें होता क्या है कॉलरा रोग या हैजा में। तो गंभीर दस्त होते हैं और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ये एक लक्षण ध्यान रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? सिक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, एमाइलेज या फिर पैथोजन। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन पैथोजन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 12 कि एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र जो है वो कौन सा है? बताइए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर प्रतिरक्षा तंत्र। अच्छा प्रश्न है। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कि एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र जो है वो कौन सा होता है। आंसर की बात करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र वो होता है जो हमारे शरीर जो होता है वो रोगों से लड़ने की जो उसकी क्षमता होती है, तो जब धीरे धीरे वीक होने लगता है, कोई बीमारी होगी ठीक ही नहीं होगी, धीरे धीरे वही जो है वो प्रभावित होता है। तो एड्स बीमारी से प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। अगला है एचआईवी मुख्यतः संक्रमित करता है, किसको संक्रमित करता है ये आपसे पूछा गया है। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट या सहायक लिम्फोसाइट या किलर लिम्फोसाइट या कोशिका मध्यस्थ टी लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका बी वाला ऑप्शन सहायक लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं को संक्रमित करता है एचआईवी वायरस। और एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये आपकी जो है वो फुल फॉर्म होती है। और एक और फुल फॉर्म पता होना चाहिए एड्स की। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो है एड्स की फुल फॉर्म होती है। साथ ही साथ प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये एचआईवी वायरस है ये किस परिवार का सदस्य है? तो रेट्रो वायरस परिवार का जो है ये सदस्य है, रेट्रो वायरस। अगला देखते हैं 14 प्रश्न की शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जो है वो कौन सा है? रिकेट्स है, स्कर्वी है, रतौंधी है या फिर क्वाशरकोर है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग यहाँ पर पूछा गया है। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बिल्कुल ऑप्शन प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर रोग जो है वो होता है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वाशरकोर गलत लिखा हुआ है, यानी इसी को अलग अलग करके लिख दिया जाता है। क्वाशी तक तो सही है, योरकर लिखा है कहीं कहीं और कोर करके लिख दिया जाता है, तो बाकी सही है, बाकी आप पहचान लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए प्रोटीन के साथ साथ जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी के कारण ही ये रोग होता है। और इसी से ही मिलता जुलता एक और रोग होता है जिसका नाम होता है मेरेस्मस। अब देखिए मेरेस्मस और ये दोनों आपको याद होने चाहिए। क्वाशरकोर जो है इसमें जो शरीर होता है वो फूल जाता है, देखेंगे आप। मेरेस्मस में जस्ट अपोजिट होता है, इसमें एकदम सूख जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, दोनों ही आपको पूछे जाते हैं अलग अलग, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं 15 प्रश्न, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जो है इसमें से कौन सा है, ये देख लिया हमने। 14 नंबर प्रश्न क्वाशरकोर सही था। 15 नंबर प्रश्न है भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? बताइए, आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे। बताइए प्रोटीन, वसा, विटामिन ए, विटामिन सी, कौन सा जो है वो सही हो जाएगा? भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग जो है वो होता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा, विटामिन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी रोग। रतौंधी जो है वो आंखों की एक बीमारी होती है। इस रोग का जो रोगी होता है उसको दिन में तो अच्छी तरीके से दिखाई देता है, लेकिन रात का जब टाइम आता है तो नजदीक की चीजें भी वो ठीक से नहीं देख पाता है। तो विटामिन ए से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो खानी चाहिए ताकि रतौंधी रोग ना हो। 16 नंबर प्रश्न है जल जनित रोग जो है वो क्या है? बताइए, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस, मलेरिया, कौन सा इनमें से सही होगा? जल या जल जनित रोग या दूषित जल से होने वाले जो रोग थे उनकी मैंने एक ट्रिक बहुत बढ़िया आपको अलग से एक वीडियो में बताई थी। जीके वाली प्लेलिस्ट में वो भी आपको मिल जाएगी, पर मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से बता देता हूँ ताकि आप एकदम रट लें।
ट्रिक आपकी बहुत ही सरल सी, हैप्पी पेड़ा फूटा है, ये आपकी छोटी सी ट्रिक थी। हैप्पी पेड़ा फूटा है, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, इस है से आपका हो जाएगा हैजा। हैजा को ही हम कॉलरा भी कहते हैं, हैजा को ही विसूचिका भी कहते हैं, और इसके जीवाणु का नाम है वाइब्रियो कॉलरी। पी, हैप्पी का जो पी है, इससे आपका हो जाएगा पीलिया, जो कि आपका एक प्रकार का विषाणु होता है, वो भी मैंने आपको बताया। तो पीलिया रोग भी आपका जल जनित रोग में ही आता है। फिर हैप्पी पेड़ा, पेड़ा का जो पे है, इससे हो जाएगा आपका पेचिस रोग। पेचिस रोग जो है वो सिगेला बैक्टीरिया से होता है, और पेचिस भी आपका जल जनित रोग में ही आता है, यानी दूषित जल से होने वाले रोग में आता है। पेड़ा का जो डा है, उससे डा से हो जाएगा डायरिया। तो डायरिया भी आप ध्यान रखिएगा, इसी में आता है। डायरिया को ही हम अतिसार के नाम से भी जानते हैं, वो भी दूषित जल से आता है। फिर फूटा है जो है, उसमें जो फू है, उससे क्या हो जाएगा, फ्लोरोसिस होता है एक रोग, जो कि दांत और जो हड्डियां होती हैं उसके ढांचों को, ढांचा होता है उसको नुकसान पहुंचाती है, कमजोर कर देती है। तो फ्लोरोसिस ये पूरा नाम है। तो फू से आप वो याद रख सकते हैं। तो टा जो है, फूटा का जो टा है, उससे होता है टाइफाइड। अभी मैंने सारी जानकारी दी टाइफाइड के बारे में, तो वो भी ध्यान रखिएगा। टाइफाइड को ही हम आंत ज्वर के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक जीवाणु से होने वाला रोग है, और ये भी जो है दूषित जल से होता है। बचा हमारा हैप्पी पेड़ा फूटा है का है, और है जो है आपका हेपेटाइटिस नामक रोग भी इसी में, यानी दूषित जल से ही होता है। अच्छी ट्रिक लगी हो तो एकदम रट लीजिएगा, ताकि पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आए तो गलत बिल्कुल भी ना हो आपका। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 17। 17 प्रश्न है कि जो व्यक्ति एस्कार्बिक अम्ल, यहाँ पर आंसर मैंने बताया है ना आपको, जल जनित रोग में आपका हेपेटाइटिस सी वाला जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि हैप्पी में जो है उसी से ही तो हेपेटाइटिस था आपका, और प्रश्न में जल जनित रोग ही तो पूछा गया था, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि जो व्यक्ति एस्कार्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेता है, उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? बताइए, रिकेट्स है, पेलाग्रा है, स्कर्वी है, बेरी है, कौन सा इनमें से सही होगा? बताइए, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है, दो लाइव टाइमिंग है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले भी काफी वीडियो हम करा चुके हैं, जूनियर शिक्षक भर्ती, जूनियर सुपर टेट, जूनियर एडेड भर्ती, उसके आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका सी वाला स्कर्वी जो है वो सही हो जाएगा। जो व्यक्ति एस्कार्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेता है, उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? तो स्कर्वी जो है वो नहीं होता है। अब ये स्कर्वी क्यों सही होगा? तो देखिए, जो स्कर्वी रोग होता है, ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है। विटामिन सी जो है, जितने भी खट्टी चीजें होती हैं, नींबू, संतरा, अमरूद, मौसमी, इन सब में जो है वो पाया जाता है विटामिन सी। तो अगर विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है, तो उससे संबंधित एस्कार्बिक अम्ल है। कैसे? इसका ये रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। इसकी भी ट्रिक होती है, रथ पर एक टॉपी मैंने काफी बार बताई है, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा जीके वाली। तो स्कर्वी जो है स्कर्वी कम से हो जाएगा। तो वही लिखा है कि जो इसका अधिक आहार लेगा, उसे कौन सा रोग नहीं होगा? स्कर्वी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कमी से रोग होता है ना। जब आप ये ले ही रहे हैं तो आपको रोग कैसे होगा भला? 18 प्रश्न है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? अभी मैंने बताया आपको, तो विटामिन सी से संबंधित होता है। ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? गैर संचारी रोग हमने पहले देखा था, नहीं, केवल संचारी रोग जो था वो हमने पहले देखा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि फैलता है अलग अलग माध्यमों से। गैर संचारी जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, आगे गैर वर्ड लगा है, उससे आप समझ जाएंगे। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो कॉलरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी कॉलरा के बारे में सारी चीजें मैंने आपको बता दी। बाकी सभी यहाँ पर जो है वो गैर संचारी रोग हैं। एक चीज का ध्यान रखिए, प्रश्न में नहीं पूछा गया है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। गैर संचारी रोग पूछा है, नहीं है। तो रिकेट्स जो है वो गैर संचारी रोग है, क्योंकि ये किसी माध्यम से नहीं फैलता है, ये हो जाता है कमी से। हाइपरटेंशन अपने आप स्वतः होता है, आर्थराइटिस जो है वो हो जाता है। पर कॉलरा किसी ना किसी, मैंने बताया ना कि अभी हमने जो ट्रिक देखी थी, तो दूषित जल के माध्यम से फैल रहा है, संचारी रोग में आ रहा है, तो इसलिए ये गैर संचारी रोग नहीं है। कॉलरा आपका संचारी रोग में आएगा, इसलिए आंसर आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, शरीर वर्धक भोजन होता है वसा युक्त, प्रोटीन युक्त, शर्करा युक्त या फिर रेसे युक्त? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका
बी वाला ऑप्शन प्रोटीन युक्त सही हो जाएगा। शरीर वर्धक भोजन जो है वो होता है। देखते हैं जितने भी जिम वगैरह जाते हैं अधिकतर क्या सलाह दी जाती है, प्रोटीन लेने का। तो बस प्रोटीन युक्त आप ध्यान रखिएगा। अगला है दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या वसा होता है। तो वसा तो बिल्कुल नहीं होता है, डी ऑप्शन फैट वाला तो बिल्कुल कट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट चावल वगैरह में ज्यादा होता है, दालें हमें पूछा गया है तो ये भी कट जाएगा। विटामिन होता है कि प्रोटीन होता है, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दालें जो होती हैं वो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं, तो आपका यही जो है वो सही हो जाएगा। जिनको भी यूरिक एसिड की बीमारी होती है, यूरिक एसिड क्या होता है, प्रोटीन की जब शरीर में अधिकता हो जाती है तो आपके जैसे घुटने हो गए, पैर हो गया, हाथ जो जोड़ होते हैं ना, ज्वाइंट होते हैं, वो दर्द करने लगते हैं। तो वो प्रोटीन का जो स्रोत है जैसे दाल है, तो इनको कम खाने की सलाह जो है वो दी जाती है। यूरिक एसिड की जो मात्रा है जिसके भी शरीर में ज्यादा होने लगती है। यूरिक एसिड के लिए सबसे अच्छा है अधिक से अधिक पानी पीजिए, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। वैसे भी पानी पीना चाहिए, पीते रहा करिए, गर्मी का मौसम है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत जो है वो नहीं है। बताइए इन चारों ऑप्शन में आलू, अनाज, दूध या मुर्गा में से कौन सा जो है वो सही होगा। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है ये पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन मुर्गा जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं होता है। बाकी आलू भी होता है, अनाज भी होता है और दूध भी जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 23 निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत जो है वो नहीं है। बताइए विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा का स्रोत कौन सा इनमें से नहीं है। अच्छा प्रश्न है बहुत है, क्योंकि प्रश्न इस टाइप से पूछा गया है, चारों ही ऑप्शन बढ़िया दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं तो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। जिनको नहीं पता है वो याद रख लीजिए इन चीजों को। लगता है कि विटामिन हम ले रहे हैं, विटामिन ए बी सी डी, तो उससे हमें एनर्जी मिल रही, नहीं, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी प्रोटीन से भी मिलती है हमें ऊर्जा, वसा से तो बहुत ज्यादा मिलती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा या फैट से हमें मिलती है। फिर कार्बोहाइड्रेट से तो मिलती है। क्विक एनर्जी के रूप में कार्बोहाइड्रेट बहुत लोग प्रेफर करते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सा भोजन आपका तुरंत शक्ति प्रदान करता है। प्रोटीन, मक्खन, विटामिन या फिर ग्लूकोज। बताइए ऑप्शन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ग्लूकोज आपका सही हो जाएगा, जो कि हमें क्विक एनर्जी देता है, तुरंत शक्ति प्रदान करता है। देखते भी हैं जितनी भी बीमार वगैरह होते हैं ग्लूकोज ही चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज एक वो वाला भी आता है, ग्लूकोन डी वाला, उससे भी आप पी लेंगे तो क्विक एनर्जी आ जाती है। 25 नंबर प्रश्न है कि जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को क्या कहते हैं। अंधापन कहते हैं, वर्णांधता कहते हैं, रतौंधी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। रतौंधी मैंने बताया कि रात में आप को देखने में दिक्कत हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। अंधापन तो बिल्कुल ही अंधापन हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। बचे कौन से, वर्णांधता या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं वाला तो नहीं होगा। तो बी वाला ऑप्शन वर्णांधता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है। बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाले रोग का नाम बताइए। अभी ऊपर मैंने बताया था, ध्यान से अगर आप चीजों को सुन रहे होंगे तो गलत नहीं करेंगे। वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और लोगों के साथ, जितने भी लोग साइंस साइट से हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, आपको भी मजा आएगी एक साथ में अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस करने में, और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पेचिस सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पेचिस के ही नाम होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, मैंने पहले ही ऊपर बता भी दिया था। अगला है वायरस जनित रोग जो है वो इनमें से कौन सा है। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। पोलियो, प्लेग, कॉलेरा या फिर टाइफाइड। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन पोलियो जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि वायरस जनित रोग जो है वो होता है। ध्यान रखेंगे, ऊपर मैंने ये भी बताया था पोलियो भी पूछा बहुत जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। इसकी तो हमने बता दी आपको बढ़िया से, एकदम चमचमाती ट्रिक। हैप्पी पेड़ा फूटा है वाली आसानी से बता सकते हैं इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो हैप्पी पेड़ा फूटा है में जो है था उससे क्या था, उससे आपका था हैजा। चाहे तो हैप्पी का जो है था उससे भी याद रख सकते हैं, उससे भी हैजा। मेन है से वर्ड ही से आपको जोड़ना, तो हैजा ही आपका बिल्कुल सही होगा।
क्योंकि दूषित जल के सेवन से होता है। पूछा बहुत जाता है ना दूषित जल, इसीलिए मैंने उसको ट्रिक से अलग से बता दिया था। 29 नंबर प्रश्न है, ईसीजी का यूज किस रोग के निर्णय के लिए किया जाता है? बताइए। मस्तिष्क की कमजोरी के लिए, हृदय की कमजोरी के लिए, गुर्दे की खराबी के लिए, पेट की बीमारी के लिए, कौन सा जो है इनमें से सही होगा? ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ईसीजी की फुल फॉर्म जिनको नहीं पता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। आपने देखा है कभी एक रिपोर्ट, जब आप आंसर की पहले अच्छा बात करते हैं तो यहाँ पर हृदय की कमजोरी जो है, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने देखा होगा एक जो ईसीजी रिपोर्ट होती है कुछ इस टाइप से होती है, ऐसे 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 लाइनें होती हैं, छोटी छोटी छोटी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये हमारी जो हार्ट जो है उसको चेक करने के लिए कि कोई कमजोरी है, कोई बीमारी है, उसके लिए हम ईसीजी कराते हैं। अगला देखते हैं, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, क्लोम, यकृत या आंत? ऐसे प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि कोई पर्टिकुलर बीमारी दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि वो आपके शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं। तो इस टाइप से तो अगर आप एकदम रट के बैठे तो ही अच्छा है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा? फेफड़े, क्लोम, यकृत या आंत? ऑप्शन एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका फेफड़े जो है वो सही हो जाएगा। निमोनिया रोग के जो लक्षण थे वो आपके मिलते जुलते हैं कोरोना वायरस से संबंधित, और जो कोरोना वायरस है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वो भी फेफड़ों को प्रभावित करता है। और निमोनिया रोग भी जब कोरोना से मिलता है तो ये भी फेफड़ों को प्रभावित करता है। ए वाला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी जो कि यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है एक वायरस, बैक्टीरियम, प्रोटोजोवा या फिर हेलमिंथ? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। हेपेटाइटिस बी के बारे में आंसर की बात करें तो आपका पहला ही ऑप्शन वायरस जो है वो सही हो जाएगा। वास्तव में ये एक वायरस होता है, ये भी तो आपका ऊपर भी ट्रिक में आया था। अगला है, किस तत्व की कमी से घेंगा रोग जो है वो हो जाता है? ये तो आप बचपन से जानते हैं, क्योंकि ऐड आता है ना टीवी पर कि आयोडीन वाला नमक खिलाओ वरना घेंगा हो जाता है। बस आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो आप कहेंगे आयोडीन की कमी से हो जाता है। अगला देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? अस्थि रोग, हृदय रोग, शिशु रोग या फिर नेत्र रोग? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? पीडियाट्रिक्स जो है वो शिशु रोग से संबंधित होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पीडियाट्रिक्स जो है इसको हम हिंदी में कहते हैं बाल चिकित्सा। तो बाल चिकित्सा या जो बाल रोग विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत शिशुओं, बालकों, इन सब के रोगों की चिकित्सा से संबंधित होता है। तो पीडियाट्रिक्स याद रखिए, इसी को हम क्या कहते हैं? बाल चिकित्सा। 34 प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न और रह गया इसके बाद, क्योंकि 35 प्रश्न हम टोटल देखेंगे। कि ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला यानी कि एंटीपायरेटिक्स जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ताप ज्वर को कम करने के लिए हम जो दवा का यूज करते हैं उसे कहते हैं एंटीपायरेटिक्स। तो ये आप नाम ध्यान रखिएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार पेपर की लास्ट तारीख तक अच्छे से अच्छे जो प्रश्न आ सकते हैं आपके पेपर में, हम सबकी जो है वो प्रैक्टिस करते रहें। और टॉपिक वाइज हम देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पर अंदाजा भी लगेगा कैसे कैसे प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो सभी लोग पर वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, ताकि जो भी आगे वीडियो आए कोई आपसे मिस बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि इसी प्रकार डेली हम आपको प्रश्न की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पेपर की तारीख तक इसी प्रकार कराते रहेंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना इसलिए जरूरी है, कई बार वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिलते हैं तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। बाकी जो पीडीएफ वगैरह होती है वो भी मैंने आपको मॉडल पेपर की कल एक पीडीएफ जो है वो भेज दी थी, तो जो भी मेरे पास होगी मैं वहां पर
प्रोवाइड कराता रहूंगा। 35 नंबर प्रश्न इस वीडियो का लास्ट है। इसके बाद के जो भी प्रश्न है इसी चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न है आपका, प्लेग के उपचार में किस दवाई का यूज होता है? 4 नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आपका आंसर की बात करते हैं तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के अलावा एक और नाम है, वो है टेट्रासाइक्लोइन। टेट्रासाइक्लाइन, ये भी दवा का नाम देखने को मिलता है। इनका यूज किया जाता है प्लेग के उपचार में। तो ये भी कोरोना की तरह प्लेग एक बहुत संक्रमित जो है बीमारी है, फैलती बहुत स्पीड में है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इसके बाद वाला ही 36 नंबर वाला ही हम प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, और इसका आंसर हम बताएंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, यानी कि कल ही देखेंगे। वही शाम के 8 बजे हम देख रहे हैं साइंस का टाइमिंग, कि मलेरिया से कौन सा रोग अंग, कौन सा जो है वो अंग प्रभावित होता है। ए ऑप्शन है हृदय, बी ऑप्शन है फेफड़े, सी ऑप्शन है प्लीहा, डी ऑप्शन है वृक्क। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। कल हम शाम के 8 बजे इसका आंसर भी देखेंगे, और इसी चैप्टर के बाकी बचे जो 38 प्रश्न है वो भी हम जो है वो देखेंगे। साथ ही साथ टोटल 35 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए, अपना स्कोर अवश्य बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।